स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। वो तारीख थी 24 नवंबर 2017। दिन था शुक्रवार, ब्लैक फ्राइडे। लंदन की दुकानों का बिग डिस्काउंट डे, यानी ग्राहकों को बड़ी छूट दी जा रही थी। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर साल की सबसे ज्यादा भीड़ थी। अचानक दोपहर बाद पास के ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन पर भगदड़ मच गई। सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे जान बचाने के लिए भागते दिखे। शॉपिंग बैग पकड़े चीखते चिल्लाते लोग। कुछ ने पुलिस को फोन किया और दावा किया कि उन्होंने गोली की आवाज सुनी है। मौके पर आई पुलिस का आतंकवाद रोधी अभियान 1 घंटे में ही खत्म हो गया। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, न कोई आतंकवादी, न कोई पीड़ित, न ही कोई बंदूक और न ही कोई गोली। बाद में अधिकारियों ने कहा कि उन्हें लगता है कि स्टेशन पर 2 लोगों के बीच बहस हुई और इसे लेकर ही अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कुछ ही महीने पहले 2 आतंकवादी हमले हुए थे। शहर के डरे लोगों ने इस बार अफवाह को ही सच समझ लिया। इस घटना के बाद एक गंभीर सवाल सबके सामने था। आखिरकार वो क्या बात है जो हमें डरा देती है, और क्या ये एक ऐसी भावना है जिस पर हमें काबू पाना आना चाहिए, और हमें किस हद तक डरना चाहिए? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, लड़ो या फिर भागो। When I did the CN Tower Edge Walk, which is in Toronto, it's the जब मैंने टोरंटो के CN टावर पर एक एज वॉक किया। ये पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची इमारत है। आप इसकी 117वीं मंजिल के छज्जे पर वॉक कर सकते हैं। वहाँ मैं पथरासी गई। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं गलत जगह पर हूँ, मुझे अंदर चले जाना चाहिए। ये है हमारी पहली एक्सपर्ट मार्गी कर। वो अमेरिका में रहती हैं। मार्गी समाजशास्त्री और लेखिका हैं। उन्होंने डर को लेकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्क्रीम। मार्गी CN टावर वॉक के अनुभव को याद करती हुई बताती हैं कि तब वहां मौजूद रहे लोगों से बात करके उनकी स्थिति बेहतर हुई। उन्हें यह भरोसा हुआ कि वो नीचे नहीं गिर सकती हैं। वो बताती हैं कि उनके डर की वजह थी दिमाग की हलचल। It's anything that's going to carry a signal of threat. कहीं से भी खतरे का सिग्नल आता है तो दिमाग उसे प्राथमिकता देता है और ये दोबारा से तय करता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ जाएगी, ताकि हम खुद को बचने के लिए तैयार कर सकें। कई लोग इस स्थिति को फाइट या फ्लाइट कहते हैं, यानी या तो खतरे से भिड़ो और या फिर भाग निकलो। ये एक तरह की आपातकालीन प्रतिक्रिया होती है। शरीर खतरे को लेकर हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। मार्गी कर कहती हैं कि डर एक ऐसी संवेदना है जो काफी शक्तिशाली है और काम की भी है। It's kept us alive. It really has allowed us to. डर हमें जीवित रहने का रास्ता दिखाता है। ये हमें खुद को हालत के मुताबिक ढलने और बचकर निकलने का रास्ता देता है। हालांकि हम सही ये तय नहीं कर पाते कि खतरे की वजह क्या है। तब सारी ऊर्जा हमारे जिस्म में होती है और दिमाग से हम तर्क संगत तरह से सोच नहीं पाते। मार्गी कहती हैं कि तकनीक ने हमारी दिक्कत बढ़ा दी है। Now we are shown images and we hear. जो तस्वीरें डरा सकती हैं, आज हम उन्हें लाइव देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज और सोशल मीडिया के दौर में ये लगता है कि ऐसा बहुत कुछ है जिससे डरना चाहिए। The sun is setting in the area where this plane crashed. A really large. किसी विमान हादसे के वक्त सीधी तस्वीरें देखते हुए और मौके पर मौजूद रिपोर्टरों को सुनते हुए लगता है कि हम वहीं पर हैं। मार्गी कहती हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं तो इसका असर आपकी तंदुरुस्ती पर हो सकता है। तो डर हमारे फायदे में है और ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये हमें खतरे से बाहर आने में मदद करता है तो बेवजह तनाव भी दे सकता है और हमें मानसिक रूप से बीमार बना सकता है। पार्ट 2, क्या डर बिकता है?
We're just constantly surrounded by what I call a culture of fear. हम लगातार डर से घिरे रहते हैं, जिसे मैं कल्चर ऑफ फियर कहता हूं। ये हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट बैरी ग्लासनर। वो समाजशास्त्र के प्रोफेसर और लेखक हैं। ग्लासनर कहते हैं कि हम पर डराने वाले संदेशों की लगातार बरसात होती है। ये उन लोगों के फायदे में होता है जो हमें डराना चाहते हैं। बैरी ग्लासनर के मुताबिक डर एक उत्प्रेरक है। अगर हम डरेंगे तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया भी देंगे। जो लोग आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ये बात एक तोहफे की तरह है। Politicians make use of fears. नेता चुनाव जीतने के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वोटरों का ध्यान खींचने के लिए कुछ ही सेकंड का वक्त हो, तब कुछ ऐसा कहना जिससे उन्हें डर लगे, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। हालिया राजनीति में इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद डोनाल्ड ट्रंप है। वो डर का कारोबार करने वाले सबसे बड़े राजनेता रहे हैं। When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs. ट्रंप ने ये बात राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कही थी। वो कह रहे थे कि जब मैक्सिको अपने लोगों को अमेरिका भेजता है तो वो सबसे उम्दा लोगों को नहीं भेजते हैं। जो लोग आते हैं वो ड्रग्स लाते हैं, वो अपराध करते हैं, उनमें से कुछ रेपिस्ट होते हैं। मेरा अनुमान है कि उनमें से कुछ अच्छे लोग भी होते होंगे। बैरी ग्लासनर कहते हैं कि नेता हमें जिस बात से डराते हैं बाद में उसी का समाधान पेश करते हैं। You better vote for me, otherwise you're not going to be protected. वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप मुझे वोट दें, नहीं तो आपको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। अमेरिका में कई दशकों से अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नेताओं के सुर नहीं बदले हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता न्यूट गिंगरिच ने कुछ वक्त पहले CNN के साथ इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया। The average American, I will bet you this morning, does not think crime is down, does not think. गिंगरिच कह रहे थे कि वो शर्त लगाकर कह सकते हैं कि अमेरिका में औसतन लोग ये नहीं मानते कि अपराध कम हुए हैं और वो सुरक्षित हैं। CNN की पत्रकार ने उन्हें बार बार टोका और सही तथ्य बताए। रिपोर्टर की सराहना हुई क्योंकि आमतौर पर मीडिया खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। नेताओं की तरह पत्रकार भी जानते हैं कि जो खबरें डराती हैं उन्हें ज्यादा लोग देखते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें डराकर पैसे भी बनाए जाते हैं। Marketers use fear quite a bit. बाजार भी काफी हद तक डर का इस्तेमाल करता है। संदेश यही होता है कि फलां डरावनी घटना हो सकती है और अगर आप हमारा बनाया सामान खरीदते हैं तो सुरक्षित महसूस करेंगे। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, चैरिटी संस्थान भी जानते हैं कि डर बिकता है। I am the fire that leaves you homeless. A heart attack in aisle 6. पैसे जुटाने के लिए बनाए गए इस विज्ञापन का संदेश है कि संकट किसी के भी सामने आ सकता है। बैरी ग्लासनर कहते हैं कि हमें संगठित रूप से डराया जा रहा है। ऐसे डर का असर समाज पर होता है। डरे हुए लोग या तो वोट नहीं देंगे या फिर अपने डर के मुताबिक वोट देंगे। लगातार डरते हुए ये पता करने में मुश्किल होती है कि हमें सही में किस बात से डरना चाहिए और किससे नहीं। पार्ट 3, क्यों होती है घबराहट? I'm very afraid of ticks and mosquitoes. मुझे कीड़ों और मच्छरों से बहुत डर लगता है। इस डर की वजह से ही मैं कैंप में नहीं रह पाती हूँ। ये है हमारी तीसरी एक्सपर्ट सुल्तान बाली। वो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। सुल्तान बाली कहती हैं कि डर हमारी सोच को प्रभावित करता है और इसके नतीजे नुकसानदेह हो सकते हैं। उन्होंने साल 2014 में अफ्रीका में फैल रहे इबोला वायरस का अध्ययन किया है। Taking in the latest warnings, one of the deadliest viruses known to man has reached their capital city. सियरा लियोन और लाइबेरिया में इबोला के कई मामले मिले। ये बीमारी इटली, माली, सेनेगल, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका तक में फैली। 28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। इनमें से 11,000 से ज्यादा की मौत हो गई। सुल्तान बाली कहती है कि डर की वजह से ही इबोला महामारी की स्थिति खराब हुई। लेकिन किसी भी महामारी के दौरान जब लोग डराते हैं तो घबराहट की स्थिति बन सकती है और इससे बीमारी ज्यादा फैलने लगती है। You had multiple instances where you had इस तरह की कई घटनाएं सामने आईं जब इबोला के मरीज एक से दूसरी जगह भागने लगे और फिर महामारी के छोटे छोटे केंद्र सामने आने लगे। सुल्तान बाली बताती हैं कि नाइजीरिया में महामारी की शुरुआत लाइबेरिया के एक राजनयिक के जरिए हुई। उनकी बहन की इबोला से मौत हुई थी और तब वो क्वारंटीन में थे।
कुछ वक्त बाद वो वहां से बचकर निकले और दूसरे देश पहुंच गए। He decided to go to Nigeria anyways to seek healthcare. उन्होंने नाइजीरिया जाने का फैसला बेहतर इलाज के लिए तो किया ही, साथ में उन्होंने ये अफवाह भी सुनी थी कि एक पादरी पवित्र पानी के जरिए इबोला का इलाज कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान आपने भी कई कथित तांत्रिक और पीर फकीरों के ऐसे दावों के बारे में सुना होगा। बहरहाल नाइजीरिया पहुंचते ही ये शख्स एयरपोर्ट पे गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। उनका इलाज करने वाले अस्पताल के कई स्टाफ चपेट में आ गए और उस अस्पताल को एक दुर्भाग्यपूर्ण नाम मिल गया, इबोला अस्पताल। There were actually more deaths due to malaria. हकीकत ये थी कि वहाँ इबोला के मुकाबले ज्यादा मौतें मलेरिया, HIV या फिर प्रसव के दौरान हो रही थी। अगर इलाज मिलता तो इन मौतों को रोका जा सकता था, लेकिन डर की वजह से लोग अस्पताल ही नहीं जा रहे थे। इबोला हो या फिर कोविड-19, दोनों ही बीमारियों के दौरान ये दिखा कि जब हम किसी डर का सामना करते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट नहीं रहती, घबराहट हावी हो जाती है और स्थितियां ज्यादा खराब हो जाती हैं। जैसा हाल में अस्पतालों में जगह पाने और ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश के दौरान दिखा। पार्ट 4, डर छूमंतर। I'm not very keen on it, to be honest, especially when the wings flap up and down. मैं विमान यात्रा को लेकर बहुत उत्सुक नहीं रहता, लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है तो मैं शांत रहने की कोशिश करता हूं और खुद को बताता हूं कि जो आंकड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं वो काफी हद तक सुरक्षित हैं। ये हैं हमारे चौथे एक्सपर्ट सर डेविड स्पीगल हॉल्टर। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सर डेविड कहते हैं कि उनकी तरह दूसरे लोग भी आंकड़ों के जरिए डर को आईना दिखा सकते हैं। Of course, we can't be completely cold, rational, calculating. रिसर्च बताती है कि हम दो तरीके से सोचते हैं। एक तरीका भावनात्मक है और दूसरा व्यवस्थित और धीमा है। मेरी सोच ये है कि भावनाओं और चिंता में उलझने के बजाय हमें वास्तविक जटिलता पर बेहतर पकड़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी बेचैनी दूर करने के लिए ऐसा करना चाहिए, खासकर उन बातों के लिए जिन पर हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। जोखिम को माइक्रो मोड में भी नापा जाता है। खतरे का सबसे कम स्तर होता है जब कुछ करते वक्त 10 लाख बार में से मरने का खतरा सिर्फ एक बार हो। माइक्रो मोड में नापे तो स्कूबा डाइविंग करते वक्त खतरे का स्तर 5 होता है, यानी डाइविंग के दौरान 10 लाख में से औसतन 5 लोगों की मौत हो जाती है। विमान से पैराशूट के सहारे कूदने में 10 माइक्रो मोड का खतरा है, यानी 10 लाख में से औसतन 10 लोगों की मौत का खतरा होता है। ऐसे में स्कूबा डाइविंग के मुकाबले पैराशूट से कूदना ज्यादा जोखिम भरा है। सर डेविड भी ऐसे ही तुलना करते हैं। Motorcycling is the most dangerous, really. 7 miles. ब्रिटेन में मोटरसाइकिल की सवारी में सबसे ज्यादा खतरा है। माइक्रो मोड के हिसाब से आप 7 मील तक जा सकते हैं। साइकिल चलाते हुए या फिर पैदल चलते हुए आप 18 से 20 मील तक जा सकते हैं। कार ड्राइविंग का माइक्रो मोड रिस्क 300 मील है। अगर आप एक व्यावसायिक उड़ान की बात करें तो ये 10,000 मील तक सुरक्षित है। माइक्रो मोड में नापे तो ब्रिटेन में विमान से यात्रा आवागमन का सबसे सुरक्षित तरीका है। सर डेविड कहते हैं कि पूरी दुनिया में जिंदगी पहले के मुकाबले काफी सुरक्षित हो गई है। In fact, life is getting safer all the time. जिंदगी लगातार सुरक्षित हो रही है। पहले ट्रैफिक की वजह से हर साल सड़क पर 1000 बच्चों की मौत हो जाती थी। ब्रिटेन में ये संख्या घटकर सालाना 50 हो गई है। ये भी दुखद है, लेकिन जिंदगी के हर मोर्चे पर हम सुरक्षित हुए हैं। लेकिन हमारा डर बरकरार है। सर डेविड कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि वास्तविक जोखिम क्या है और हम कितने खतरे में हैं। जब भी ऐसा लगे कि हम डर से घिरे हुए हैं, तब उबरने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सवाल करें, तर्क संगत बात करें। तमाम ताकतें हमें डराने में जुटी हैं। अगर हम अपने डर का मुकाबला नहीं करेंगे तो हमारे अलग थलग पड़ जाने का खतरा बढ़ जाएगा और अपने डर के साथ हम सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाते रहेंगे।